हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अमर्त्य सेन के लिखे हुए फेमस ऐसे द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो याकलव्य जी का एग्जाम्पल देने के बाद वो बात करते हैं डिसएडवांटेज एज ए कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि जो वर्तमान भारत है, भारत जो हमारा पूर्व भारत था वो बहुत ज़्यादा उन्नत था, वहाँ पर लेडीज़ की डिग्निटी थी। और वो प्रेजेंट भारत की बात करते हैं तो कहते हैं कि वर्तमान भारत जो है वो कास्ट, क्रीड और क्लास, जाति और क्लास के मुद्दों पर बंटा हुआ है। रिजर्वेशन ने सबल्टर्न्स जो हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया। जो अंडर प्रिविलेज हैं उनका अभी तक अपलिफ्टमेंट, उनका अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रोफेसर सेन ये कहते हैं कि डिसएडवांटेज जो है ये एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके अंदर इनकम्पिटेंसी, अक्षमता है, जिसे आप कभी भी फेवरेटिज्म के थ्रू, चाहे आप उन्हें जितना मर्जी अनड्यू अनजस्ट फेवरेटिज्म कर दीजिए, लेकिन उनके अंदर जो इनकम्पिटेंसी है आप उसे छुपा नहीं सकते हैं। इससे कभी भी उनका जो सोशल स्टेटस है वो कभी भी डेवलप नहीं होगा। पिछले 67 ईयर से हम उनको अनसेंसर्ड फेवरेटिज्म दे रहे हैं, जिसके बावजूद इन अंडर प्रिविलेज लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि जो रियल टैलेंट होता है वो कभी भी छुपा नहीं रहता है, चाहे कितनी मर्जी मुसीबतें उनके रास्ते में आ जाएं, चाहे कितनी मर्जी कठिनाइयां आ जाएं, वो जो रियल टैलेंट है वो बाहर निकल कर आता है। अपने इस तर्क को देने के लिए वो महाभारत से कुछ ऋषि मुनियों, स्कॉलर्स का एग्जाम्पल देते हैं। और वो कहते हैं कि काफी सारे जो ऋषि मुनि थे, मोस्ट ऑफ देम जो थे वो हम्बल, डाउन ट्रोडन कैटेगरी से थे। उन्होंने जो मान्यता प्राप्त की, वो जो हाईएस्ट लेवल तक कैसे पहुंचे, वो अपने अपने श्रम से पहुंचे, अपनी तपस्या से पहुंचे, अपने अध्ययन से पहुंचे। उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी कि उन्हें महान बनना था। वो एग्जाम्पल देते हैं रामायण में जबाली जी का और महाभारत में वेद व्यास जी का एग्जाम्पल, अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, लोग ये कहते हैं, अंग्रेज ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है वो वेस्ट का आइडिया है, वो हमारा आइडिया है। वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है। जो वर्तमान का जो कंटेम्परेरी इंटेलिजेंशिया है वो ये प्रूव करना चाहता है, जो आज के कुछ पढ़े लिखे तथाकथित लिबरल्स हैं वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो अंग्रेजों का एक बहुत ही ज्यादा दया भरा कार्य है, बेनोवलेंट वर्क है। उनसे पहले ना तो कोई भारत था, और इसलिए ये वहां पर क्या है कि एज ए कंट्री भारत था ही नहीं, इसलिए डेमोक्रेसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता था, क्योंकि यहां पर तो सैकड़ों हजारों राजा थे। भारत की आजादी के समय भी भारत में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, जो कि अपना राजशाही चला रही थी। पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस मैटर को दूसरे तरीके से समझाते हैं। वो इसको सुपरफिशियल नहीं बल्कि हिडन तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, देश का जो शासन था उस समय 562 राजाओं के अंडर में था, पर वो देश को कैसे चला रहे थे? वो देश को चला रहे थे अपने टैलेंटेड और एफिशिएंट मंत्रियों की मदद से, उनकी सलाह लेकर चला रहे थे। इसके लिए वो चंद्रगुप्त का उदाहरण देते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को अपने नवरत्नों की सहायता से, नवरत्नों की सभा की सहायता से चलाया। अशोक ने भी, हमारा सम्राट अशोक ने भी अपने पूर्वजों के पथ पर चलते हुए अपना एक गुप्त सीक्रेट 9 के नाम से अपनी एक
काउंसिल बनाई थी ताकि वो अपने साम्राज्य को स्मूथली चला सके। मुगल एम्परर अकबर ने भी अपने साम्राज्य को अपने एफिशिएंट मंत्रियों बीरबल, तानसेन आदि की सहायता से चलाया था। वो पब्लिक डिबेट से पब्लिक ओपिनियन को लेते थे और इस तरह से जो उनके विपक्षी ओपिनियन थे उनको भी पूरा महत्व देते थे। इन रियलिटी वास्तव में बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने अपना जो मोनार्की चलाई उसमें उन्होंने पब्लिक की लाइक और डिसलाइक का पूरा ध्यान रखा। अब वो बात करते हैं एंशियंट भारत, प्राचीन भारत में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में तो वेदों से भी पहले, वैदिक काल से भी पहले हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी थी। हमारे यहाँ जो प्राचीन भारतीय रिपब्लिक थे वो गण संघ यानी कि इक्वल असेंबली या गण राज्य, इक्वल गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते थे। भारत में प्राचीन एंशियंट रिपब्लिक जिसका नाम था वैशाली, जो कि 600 बीसीई से भी पहले स्थापित था। जब तक एथेंस में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी उससे भी 100 साल पहले हमारे यहाँ पर वैशाली में डेमोक्रेसी की स्थापना हो चुकी थी। एक और प्राचीन भारतीय डेमोक्रेसी का तरीका है पंचायत सिस्टम, जिसका मतलब है पंचायत मतलब 5 जनों की सभा, पंचायत, जो कि 5 बड़े ही बुद्धिमान और रिस्पेक्टेड बुजुर्ग होते हैं। प्राचीन भारतीय शहरों में और रिपब्लिक्स में, प्राचीन भारतीय शहरों और रिपब्लिक्स में तो इनमें डेमोक्रेसी बाद में आई, लेकिन पंचायत जो थी वो तो हमारे ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी थी वो 3000 साल से भी पुरानी है। और वो न जाने कितने राजा आए गए, कितने ज्यादा लोगों ने राज्यों को जीता, लेकिन वो जो पंचायत थी वो चलती गई। और आज भी भारत में डेमोक्रेसी का सेंट्रल फीचर क्या है? ग्राम पंचायत है। विल डुरांट नाम के एक विद्वान ने कहा था कि भारत सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी की जो मां है यानी कि विलेज कम्युनिटी है वो है। इसके बाद में वो बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल वेस्टर्न आइडिया नहीं है, बल्कि वास्तव में तो भारत रामायण और महाभारत काल से भी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक विचारधारा को अपनाता आ रहा है। ये एक आइडियल डेमोक्रेटिक थी इस आदर्श डेमोक्रेसी के अंदर जो वर्तमान की डेमोक्रेसी की जो बुराइयां हैं वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वर्तमान डेमोक्रेसी जो है वो इनएफिशिएंट है और इसमें करप्ट पर्सन आ गए हैं जिनके अंदर कोई राजा वाले गुण नहीं है और फिर भी वो राजा बन गए हैं। डेमोक्रेसी तो प्राचीन भारत का कोर आइडिया थी, पर जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं वो हमने ब्रिटेन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लिए हैं। देखिए, अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में जो राजा है वो आम जनता से सलाह लेता था, अपने निर्णयों के ऊपर उनका ओपिनियन लेता था और उनके आधार पर अपने राज्य को चलाता था। भगवान राम ने प्रजा से सजेशन लिया था और उनसे पूछा था कि क्या वो सही है या नहीं है। जो इंडियन सिविलाइजेशन प्रोसेस है उसके जो मुख्य लक्षण है वो एक डेमोक्रेटिक विचार है। भारत में तो ऋग्वेद के अंदर ऐसे श्लोक हैं जो कि भारत में डेमोक्रेसी को बताते हैं। बुद्धिज्म में डेमोक्रेसी की बात करें, जो बुद्ध धर्म के जो टेक्स्ट हैं वो पाली भाषा में हैं। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पश्चात तक भारत में रिपब्लिकन सिस्टम की तरह का अर्बनाइजेशन था। उस समय जो ब्राह्मण लिटरेचर हमारे पास है उसके अंदर गण और संघ थे जो कि राज्य में डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। ऐसे ग्रुप थे जो कि सरकार चलाने में बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। इनका अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और वो राज्य में अपने अपने एक सोवरजिन गवर्नमेंट बॉडी की तरह काम करते थे। मॉडर्न इंडिया में भी पंचायत सिस्टम की प्रैक्टिस चल रही है। हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम है। पंचायत का मतलब 5 जनों की असेंबली होता है। ये कॉन्सेप्ट जो प्राचीन भारत के जो महान राज्य थे वहां से लिया गया था। ये जो प्राचीन राजा थे उन्होंने अपने किंगडम को टैलेंटेड लोगों की मदद से चलाया था जो कि क्रूशियल मैटर पर पब्लिक डिबेट्स में उनका ओपिनियन बताते थे। जैसे वापस मैं एग्जांपल देता हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास नवरत्न थे,
सम्राट अशोक के पास उनका सीक्रेट 9 था, अकबर बादशाह के पास उनके नवरत्न थे, महाराजा कृष्णचंद्र के पास उनके 9 स्कॉलर थे जिनमें गोपाल भट्ट, भारत चंद्र, राम प्रसाद इत्यादि हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उनके अष्टप्रधान थे, यानी कि 8 ग्रेट पर्सनैलिटी का ग्रुप था। रिलीजियस रेडिकलिज्म, भारत विश्व के 4 महान धर्मों का घर है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। इनके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी प्रैक्टिस करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है और यहाँ पर न जाने कितने समय से सभी धर्मों को यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन भारत में कभी भी किसी प्रकार का क्रूसेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर कभी खून खराबा नहीं हुआ है। ये हिंदुइज्म का जो एक्सट्रीम रेडिकल और टॉलरेंट एस्पेक्ट है, जो हिंदू धर्म की बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये इसी के कारण हुआ है। हिंदू धर्म वाले धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं और वो रिलीजियस टॉलरेंस, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। हिंदुइज्म, हिंदू शब्द या हिंदुइज्म जो है वो किसी भी पूरी दुनिया को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना नहीं चाहता है। हिंदू धर्म जो है वो सबको अपना धर्म चुनने की आज़ादी देता है। हिंदू धर्म जानते हैं कि धर्म पर्सनल है, कोई भी पर्सन को किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है और रिलीजियस टॉलरेंस के कारण ही हिंदू हैबिटेशन जो है वो सभी धर्मों के लिए हॉटस्पॉट बन चुकी है। यह भी याद रखना चाहिए कि 21वीं शताब्दी में भी भारत को एक धार्मिक देश माना जाता है। आज भी यूरोप वाले हर भारतीय को या तो ऋषि मुनि या एक सपेरे या एक राजकुमार के रूप में ही कल्पना करते हैं। भारत में सेक्युलर का मतलब होता है सभी धर्मों को टॉलरेट करने वाला, ना कि यूरोप की तरह नॉन रिलीजियस। यूरोप में सेक्युलर का मतलब है नॉन रिलीजियस, हमारे यहाँ सेक्युलर का मतलब है सभी धर्मों को टॉलरेट करने वाला। प्रोफेसर सेन जो है वो भारत के ओवर सिंप्लीफिकेशन के अगेंस्ट है। वो कहते हैं भारत महान है, भारत बहुत बड़ा है, भारत एक वंडरलैंड है। कोई भी व्यक्ति भारत को डिफाइन नहीं कर सकता है, उसके अंदर जो वैरायटी है, उसके अंदर जो यूनिकनेस है, उसे डिफाइन नहीं कर सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है, वो 5000 साल से पुरानी है। एक मल्टी कल्चरल बहुसांस्कृतिक देश है। भारत वेस्टर्न फिलोसफर की सोच से भी पहले जो है वो प्रजातंत्र को अपनाता आ रहा है, उसको प्रैक्टिस करता आ रहा है। भारत में धर्म के ऊपर जो रेडिकल विजन है, यानी कि भारत ने कभी कोई ब्लडी क्रूसेड नहीं किया है। हमारे यहाँ पर विश्व के 4 महान धर्म हैं, फिर भी हम सभी यहाँ धार्मिक हम सभी मिलजुल कर शांति से रहते हैं। जो इंडियननेस है वो साइकोलॉजिकल है, ना कि फिजिकल है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है कि भारत की पहचान क्या है। नेहरू जी ने यह बताया है, यूनिटी अमिडस्ट डाइवर्सिटी, अनेकता में ही एकता। ये जो नेहरू जी ने पहचान बताई है और ये पहचान हर भारतीय के दिल की सच्ची आवाज है कि यूनिटी में, अनेकता में ही एकता, जो नेहरू जी की बात है, ये सबसे बढ़िया तरीके से उन्होंने समअप किया है। भारत की हर भारतवासी के दिल की बात को उन्होंने बताया है, अनेकता में ही एकता। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, नेहरू जी की जय।